हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। बायोलॉजी विद रमेश सर में आपका स्वागत है। पिछले वीडियोस में हमने आपको लैंगिक जनन के बारे में पढ़ाया था, लैंगिक जनन की घटनाओं को बताया था। लैंगिक जनन की 3 घटनाएं बताई थी हमने आपको। निषेचन पूर्व की घटना, निषेचन तथा निषेचन पश्च की घटना। निषेचन पूर्व की घटना के बारे में हमने पढ़ लिया था। निषेचन पूर्व की घटना में 2 घटनाएं होती थी, एक युग्मक जनन, दूसरा युग्मक स्थानांतरण। युग्मकों का बनना युग्मक जनन कहलाता है और युग्मकों का एक जगह से दूसरी जगह पहुंचना युग्मक स्थानांतरण कहलाता है। इनके बारे में हमने पढ़ लिया था। अब हम आज निषेचन पूर्व की दूसरी घटना के बारे में पढ़ेंगे, जिसे बोलते हैं निषेचन, फर्टिलाइजेशन। निषेचन क्या होता है? निषेचन अगुणित युग्मकों का आपस में मिलना संलयन कहलाता है, जिसके परिणाम स्वरूप द्विगुणित युग्मनज का निर्माण होता है। इसी प्रक्रिया को निषेचन कहते हैं। इसी प्रक्रिया को निषेचन कहते हैं। किसे? जैसे नर युग्मक तथा मादा युग्मक दोनों आपस में मिलते हैं, जिसे हम संलयन बोलते हैं। और इसके संलयन के परिणाम स्वरूप, संलयन के बाद क्या होता है, एक युग्मनज यानी कि जाइगोट का निर्माण होता है। जाइगोट का निर्माण होता है और इसी प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? निषेचन कहते हैं। हमने इसकी लैंग्वेज लिख दी है यहाँ पर। नर तथा मादा युग्मकों का आपस में मिलना युग्मक संलयन कहलाता है, जिसके परिणाम स्वरूप द्विगुणित युग्मनज का निर्माण होता है। इस प्रक्रिया को निषेचन कहते हैं। हमने आपको पहले बता दिया है कि युग्मक जो होता है ना, युग्मक चाहे नर युग्मक हो या मादा युग्मक हो, वो कैसे होते हैं? अगुणित होते हैं। और जब उनके मिलने के बाद जाइगोट युग्मनज का निर्माण होता है तो वो द्विगुणित होता है। ठीक है। कुछ जीव ऐसे होते हैं जिनमें क्या नाम, नर तथा मादा युग्मक के मिलने के बिना ही निषेचन हो जाता है। कुछ जीव ऐसे होते हैं जिनमें नर युग्मक और मादा युग्मक नहीं मिलते हैं, फिर भी निषेचन हो जाता है। इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, हम बताते हैं। यहां पे एक पॉइंट करके लिख लीजिएगा। कुछ ऐसे जीव जैसे मधुमक्खी इसका अच्छा उदाहरण है। मधुमक्खी, कुछ छिपकलियां भी ऐसी होती है। कुछ छिपकली में निषेचन के बिना ही निषेचन के बिना ही मादा युग्मक से ही द्विगुणित युग्मनज का निर्माण हो जाता है। इसे हम क्या कहेंगे? इसे हम अनिषेचक जनन कहते हैं। इसे अनिषेचक जनन कहते हैं। अनिषेचक जनन कहते हैं। यूपी बोर्ड में कभी कभी ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि अनिषेचक जनन किसे कहते हैं। तो आई होप आप समझ रहे होंगे अनिषेचक जनन किसे कहते हैं। क्या होता है कि हमने बताया निषेचन किसे कहते हैं। निषेचन क्या होता है? युग्मकों के मिलने से जो युग्मनज का निर्माण होता है उसे निषेचन कहते हैं। 2 युग्मक मिलते हैं, नर तथा मादा, लेकिन कुछ जीव ऐसे होते हैं जिनमें केवल मादा युग्मक ही क्या करता है?
युग्मनज का निर्माण कर देता है, द्विगुणित युग्मनज का निर्माण कर देता है। इस प्रक्रिया को हम अनिषेचक जनन या इंग्लिश में पार्थेनोजेनेसिस कहते हैं। अनिषेचक जनन या पार्थेनोजेनेसिस कहते हैं। इसका सबसे अच्छा उदाहरण क्या होता है? मधुमक्खी। मधुमक्खी के अनिषेचक जनन के बारे में आगे आने वाले चैप्टर में हम विस्तार से पढ़ेंगे। अभी केवल आप ये समझिएगा कि मधुमक्खी में क्या होता है? अनिषेचक जनन होता है। इतना समझ में आया? अब इसके बाद हम बात करते हैं कि जो निषेचन होता है, निषेचन जीवों में दो प्रकार से होता है। निषेचन जीवों में दो प्रकार से होता है। एक होता है बाह्य निषेचन, दूसरा होता है आंतरिक निषेचन। अंतः निषेचन और बाह्य निषेचन, ये कैसे होता है? ये देखिएगा, बाह्य निषेचन, बाह्य निषेचन, इसे इंग्लिश में बोलते हैं एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, बाह्य निषेचन। जनरली हमने बताया जीवों में निषेचन दो प्रकार से होता है, एक बाह्य निषेचन, दूसरा अंतः निषेचन या आंतरिक निषेचन। तो बाह्य निषेचन किसे कहते हैं? यहां पर देख लीजिए, जब जीव के शरीर से बाहर निषेचन की क्रिया होती है, निषेचन की क्रिया होती है तो उसे बाह्य निषेचन कहते हैं। बाह्य निषेचन कहते हैं, बाह्य निषेचन कहते हैं। जीव के शरीर के बाहर निषेचन की क्रिया अगर होती है तो उसे हम बाह्य निषेचन कहते हैं। ये कुछ जीवों में देखा जा सकता है, जैसे शैवाल है, कुछ शैवाल है, कुछ मछलियां हैं, उभयचर प्राणियों में इस क्रिया को देखते हैं। उदाहरण में आप लिख सकते हैं यहाँ पर शैवाल, कुछ मछलियां, तथा उभयचर। इनमें आपको बाह्य निषेचन देखने को मिलेगा। बाह्य निषेचन में क्या होता है? बाह्य निषेचन में नर तथा मादा दोनों जीव अपने अपने युग्मकों को बाहर निकाल देते हैं। अपने अपने युग्मकों को क्या करते हैं? बाहर निकाल देते हैं। और बाहर निकलने के बाद ये आपस में जाकर किसी न किसी माध्यम से एक दूसरे से संलयन हो जाता है और भ्रूण का निर्माण हो जाता है, युग्मनज बन जाता है और धीरे धीरे करके भ्रूण बन जाता है। तो इस क्रिया को हम बाह्य निषेचन कहते हैं। आपको समझ में आ रहा है कि दो जीव हैं, मान लीजिएगा एक ये नर है, ये मादा है। इन्होंने क्या किया? अपने अपने युग्मकों को बाहर छोड़ दिया, शरीर से बाहर छोड़ दिया। शरीर से बाहर छोड़ने पर ये पानी द्वारा, वायु द्वारा, अगर ये जल में रह रहे हैं तो जल द्वारा, हवा में रह रहे हैं तो वायु द्वारा, और ये ज़्यादातर प्रक्रिया देखने को शैवाल और मछलियों में मिलती है। तो ये कहाँ रहते हैं? जल में। तो इनका सही सा माध्यम क्या है? जल है। तो ये जल द्वारा इनके दोनों स्पर्म क्या करते हैं? इधर उधर गति करते रहते हैं, और गति करने के बाद इनका क्या होता है? संलयन हो जाता है, जिससे द्विगुणित युग्मनज का निर्माण हो जाता है। द्विगुणित युग्मनज का निर्माण हो जाता है, जो धीरे धीरे करके भ्रूण में बदल जाता है, और यही भ्रूण धीरे धीरे करके एक नए संतति का उत्पन्न करता है। तो इस तरीके की क्रिया को, इस तरीके के निषेचन को हम क्या कहेंगे? इस तरीके के निषेचन को बाह्य निषेचन कहा जाता है। अब दूसरा आता है अंतः निषेचन या आंतरिक निषेचन। अंतः निषेचन या आंतरिक निषेचन।
अंतः निषेचन। इंटरनल फर्टिलाइजेशन। आंतरिक निषेचन, अंतः निषेचन। सिंपल से आप समझ रहे होंगे इसमें क्या होता है। जब निषेचन की क्रिया, यहां पर लिख सकते हैं, जब निषेचन की क्रिया जीव के शरीर के अंदर होती है तो इसे अंतः निषेचन कहते हैं। अंतः निषेचन कहते हैं। जब दोनों युग्मकों का मिलना कहाँ होता है? जीव के शरीर के अंदर, और वहीं से क्या होता है? युग्मनज का निर्माण होता है, तो उसे हम क्या कहेंगे? अंतः निषेचन कहते हैं। जैसे इसके बहुत सारे उदाहरण हैं। मनुष्य, कुत्ता, बिल्ली, गाय, पक्षी आदि। इनमें क्या होता है? नर युग्मक और मादा युग्मक दोनों अगुणित होते हैं, और दोनों क्या करते हैं? मादा शरीर के अंदर जाके इनका संलयन होता है, और वहीं से क्या बनता है? नए युग्मनज का निर्माण होता है, जो युग्मनज धीरे धीरे करके परिपक्व होकर नई संतति में बदल जाता है। अब युग्मनज बन तो गया है, तो ये क्रिया कौन सी हुई? निषेचन। आई होप आपको निषेचन के बारे में समझ में आया होगा। निषेचन हमने आपको बता दिया है कि अगुणित युग्मकों का आपस में मिलकर द्विगुणित युग्मनज का निर्माण करना ही निषेचन कहलाता है। तो आपकी निषेचन की घटनाओं में निषेचन पूर्व की घटना और निषेचन दोनों फिनिश हो गए। इसके बाद एक तीसरी घटना और आती है, जिसे हमने बताया था निषेचन पश्च की घटना। निषेचन पश्च की घटना में हम क्या देखते हैं? निषेचन के बाद आती है निषेचन पश्च घटना। निषेचन पश्च घटना। निषेचन पश्च घटना में क्या होता है? अब निषेचन तक की क्रिया में क्या हुआ था? युग्मनज का निर्माण हो गया था। युग्मनज बन गया, ठीक है ना? निषेचन की क्रिया तक क्या हुआ था? युग्मनज का निर्माण हो गया था। अब ये युग्मनज क्या करता है? समसूत्री विभाजन करते हुए, समसूत्री विभाजन होता है इसमें बराबर। समसूत्री विभाजन करने के बाद क्या बनाता है? यह एक भ्रूणोद्भव का निर्माण करता है। क्या बोलते हैं इसे? भ्रूणोद्भव का निर्माण करता है। ये भ्रूणोद्भव क्या होता है? ये भ्रूण की प्रारंभिक अवस्था होती है, जिसका ये निर्माण करता है। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पर भ्रूणोद्भव के बारे में लिखते हैं। भ्रूणोद्भव कहते हैं यहाँ पर युग्मनज लगातार समसूत्री विभाजन करते हुए
युग्मनज लगातार समसूत्री विभाजन करते हुए भ्रूण का निर्माण करता है। विभाजन करते हुए भ्रूण का निर्माण करता है। भ्रूण का निर्माण करता है। इसे ही भ्रूणोद्भव कहते हैं। इसे ही भ्रूणोद्भव कहते हैं। इसे ही क्या कहते हैं? भ्रूणोद्भव कहते हैं। ये है निषेचन पक्ष की घटना। निषेचन पक्ष की घटना में हमने निषेचन तक की क्रिया में क्या था? युग्मक का निर्माण हो गया था, युग्मक जन्म का निर्माण हो गया था। अब युग्मक जन्म क्या करता है? लगातार इसमें समसूत्री विभाजन होकर ये विकसित होता रहता है। समसूत्री विभाजन होता है, विकसित होता है। समसूत्री विभाजन का मतलब क्या होता है? जो युग्मक होता है, हमने बताया था, वो अगुणित होता है। और युग्मनज होता है वो कैसा होता है? द्विगुणित होता है। द्विगुणित होने के बाद ये एक कोशिका बनती है। और इसमें जो समसूत्री विभाजन होता है तो एक से कितनी कोशिकाएं बनती हैं? 2। फिर इसमें समसूत्री विभाजन होता है तो 2 से कितनी कोशिकाएं बनती हैं? 4। फिर इसमें समसूत्री विभाजन होता है तो 4 से 8, 8 से 16, 16 से 32। इस तरीके से इसमें लगातार समसूत्री विभाजन होता चला जाता है। और किसका निर्माण करता है? भ्रूण का निर्माण करता है। और यही भ्रूण धीरे धीरे करके परिपक्व होकर एक चाइल्ड का निर्माण करता है। ठीक है ना? तो यही क्रिया क्या कहलाती है? भ्रूणोद्भव कहलाती है। भ्रूणोद्भव कहलाती है। अब यहाँ पर एक चीज और समझने वाली है। ये जो क्रिया होती है, ये जो निषेचन पक्ष की घटना होती है, ये 2 प्रकार की होती है। एक तो जीव के शरीर के अंदर होती है, और दूसरी जीव के शरीर के बाहर होती है। ठीक है ना? युग्मनज बन तो गया है। युग्मनज बनने के बाद आगे की जो प्रोसेस है, भ्रूण का जो बनना है, भ्रूण का विकास है, अगर शरीर के अंदर होता है तो उसे हम सजीव प्रजनक कहते हैं। और शरीर के बाहर होता है तो उसे हम अंड प्रजनक कहते हैं। तो हम देख सकते हैं, अगर युग्मनज का विकास शरीर से बाहर होता है तो उन्हें हम क्या कहते हैं? अंड प्रजनक कहते हैं। अंड प्रजनक, इंग्लिश में इन्हें बोलते हैं ओविपेरस। देख सकते हैं, अगर युग्मनज का विकास अगर भ्रूण का विकास शरीर से बाहर होता है तो उन्हें हम क्या कहते हैं? अंड प्रजनक। अगर युग्मनज का विकास जो होता है, अगर भ्रूण का विकास शरीर से बाहर होता है तो उन्हें हम क्या कहेंगे? अंड प्रजनक। जैसे पक्षी में क्या होता है? सभी पक्षी होते हैं। पक्षियों में क्या होता है? युग्मनज बन जाता है, अंडे के रूप में बनता है, और वो फिर अंडे को बाहर निकाल देते हैं। फिर सारे भ्रूण का विकास कहाँ होता है? शरीर से बाहर होता है। तो इन्हें हम क्या कहेंगे? अंड प्रजनक कहते हैं। और दूसरा होता है सजीव प्रजनक। दूसरा होता है सजीव प्रजनक, इन्हें बोलते हैं ओविपेरस।
इनमें क्या होता है, इनके भ्रूण का विकास जीव के शरीर के अंदर होता है। इनके भ्रूण का विकास शरीर के अंदर होता है। जैसे मनुष्य, ठीक है ना। तो इन्हें हम क्या बोलेंगे, सजीव परिजनक। जिन जीवों के भ्रूण का विकास जो होता है ना शरीर के अंदर होता है, तो इन्हें हम सजीव परिजनक कहते हैं। और जिनका भ्रूण के विकास शरीर से बाहर होता है उन्हें हम क्या बोलेंगे, अंडप्रजनक, ठीक है ना। तो इसमें अंडप्रजनक में क्या आता है, सभी पक्षी होते हैं, और सजीव प्रजनक में मनुष्य है, गाय है, बिल्ली है, बहुत सारे उदाहरण से। मनुष्य का जो भ्रूण का विकास होता है वो 9 मंथ का होता है। 9 मंथ में एक चाइल्ड डेवलप होता है, ठीक है ना। तो ये सब कहाँ होता है, जीव के शरीर के अंदर, तो इन्हें हम सजीव प्रजनक कहते हैं। तो इसी के साथ, इसी लेक्चर के साथ हमारा आज अध्याय 1 जीवों में जन्म समाप्त हुआ। हम जल्दी ही आपको अध्याय 2 का वीडियो प्रोवाइड कराएंगे। मुझे लग रहा है कि आपको सही समझ में आ रहा होगा, क्योंकि बहुत सारे कमेंट्स आते हैं मेरे पास। तो आपको अगर किसी भी तरीके की कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के बाद फुल वीडियो जो देखें, जिससे सारी जानकारी आपको सही ढंग से मिलती रहे। और उसके साथ साथ हमारे साथ जुड़े रहिएगा। हम आपको इंटरमीडिएट का पूरा सिलेबस सही ढंग से कंप्लीट करा देंगे। आई होप आपको मेरे वीडियो पसंद आ रहे हैं।